मॉर्निंग ऑल। मेरी आवाज़ आ रही है? एम ऑडिबल? Yes, sir. थैंक यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ज़रा 1 मिनट रुक जाइएगा। जी, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आई होप मेरी ऑडियो वीडियो आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगी। एक बार ज़रा रिस्पॉन्स करिएगा। Yes, sir. Clear. ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो चलिए दोस्तों चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। और कल तक की क्लास में या फिर इससे पहले किसी भी टॉपिक में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट है तो पूछिएगा। अगर नहीं है तो चलिए मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने आपके स्टार्टिंग दिनों में ही बताया था कि मॉडर्न इंडिया में मैंने 23 टॉपिक को डिवाइड किया था। एक टॉपिक एडवेंट का हुआ करता था, आगमन का हुआ करता था, जो कि मैंने ख़त्म करवा करके अब चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री की बातें हो रही हैं दोस्तों, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुत आराम आराम से लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम फ्रेम देखा जाता है सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन चाहे यूपीएससी में हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में हो, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से ही आते हैं। तो वहाँ का जो इंडेक्स मैंने आप लोगों को बताया था उसमें जो सेकेंड टॉपिक हुआ करता था वो कंसोलिडेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया हुआ करता था। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। चीज़ों को कुछ इस प्रकार से आ रही हैं कि देखिए, ब्रिटिशर्स हमारे भारत आए थे, कैसे आए थे, क्यों आए थे, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। धीरे धीरे करके मैंने आप लोगों को जो रेनेसा का कॉन्सेप्ट है वो भी बताया था कि जो एशिया माइनर बाय द ओटोमन एम्पायर एंड कैप्चरिंग ऑफ द कंस्टेंटिनोपल, ये सारी चीज़ें पॉइंट में दे रखी हैं। उसी के साथ ही साथ जो ट्रेड रूट के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ी थी कुछ इस प्रकार से देखा जा रहा है। ये सारे पॉइंट में यही सारी चीज़ें लिखी पड़ी हैं। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया आए थे और उसी के साथ धीरे धीरे पावर बढ़ाने की वो कोशिश करते जा रहे थे। इसमें किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा पूछते जाइएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के तौर पे मिल जाएंगी। इसी के साथ ही ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्पाइसेस की बातें हो रही हैं, पोस्ट रेनेसा पीरियड की बातें हो रही हैं। इसी के बाद ही कोलंबस ऑफ स्पेन इन 1492 डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डे गामा ऑफ स्पेन इन 1498 डिस्कवर ऑल न्यू सी रूट टू इंडिया। ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी है। बस यहाँ पे लिखने का मतलब ये था दोस्तों कि एक बार फिर से चीज़ों को बताना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये जो पॉइंट है ये कुछ इस प्रकार है कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही बताया था कि एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इतने सारे यूरोपियन आए, चाहे फ्रेंच आए, डच आए, पोर्चुगीज़ आए, डेन आए, डच आए, ब्रिटिशर्स में ही ऐसा क्या खास बात था कि उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। और यही है रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ EIC इन द टर्म्स ऑफ 1600 टू 1714 तक। 1608 में ये थोड़ा टाइम फ्रेम की बातें हो रही हैं। टाइम को लेकर के मॉडर्न इंडिया में डरने की बात थोड़ी सी तो है, लेकिन यही याद रखिए जब मैं आपके साथ हूँ तो डरने की नहीं कोई बात है। तो यही चीज़ों को देखिए, 1608 से शुरुआत हुई थी। फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत सेटअप हुआ था। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी फैक्ट्रीज सेटअप हुए थे, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे नॉर्थ में हो, कहीं पर भी हो, ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन सीधा आता है कि फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप इन साउथ
कौन सी जगह पर हुआ था, फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईस्ट कौन सा जगह पे हुआ था। तो ये सारी चीज़ें एमसीक्यू के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। 1608 में अगर चीज़ों की शुरुआत होती है तो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप इन सूरत, और ये बेसिकली मैंने कल की ही क्लास में बताया था कि एक तरह से ट्रेडिंग डिपोट हुआ करता था, लोग ट्रेडिंग के लिए इसको यूज़ किया करते थे। उसके बाद ही कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर कोर्ट में रॉयल फरमान लेकर के। उस टाइम में वो मना कर दिया गया था क्योंकि उनके बगल में पोर्चुगीज़ बैठे हुआ करते थे और उनका जो दबदबा है वहाँ पर पहले से ही चलता आ रहा था। 1615 में थॉमस रोई ने क्या किया था, चीज़ों को फिर से लेकर के आया और पोर्चुगीज़ को हराने के बाद में एक इम्पीरियल फरमान जारी कर दिया। इसी के साथ साउथ इंडिया में भी क्या देखा जाता है कि विजयनगर जो एम्पायर है वो हमारा डिक्लाइन हो जाता है। फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया दोस्तों, ये सब एक तरह से मैं कह सकता हूँ टर्म वाइज ही मैंने दे रखा है। तो 1611 में फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया मसूलीपट्टनम में बनाया गया था। उसके साथ क्या देखा गया था कि सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम मसूलीपट्टनम टू मद्रास, और जो हमारा फोर्ट है जिसका जिक्र मैंने लास्ट क्लास में भी किया था कि संत जॉर्ज जो एक फोर्ट हुआ करता था, वो फोर्टिफिकेशन होने की शुरुआत देखी गई। दोस्तों होता क्या है फोर्टिफिकेशन का मतलब, आप लोगों को मैंने बताया था कि किलाबंदी जैसे हिंदी में कहते हैं, ये एक किला है, इसको बड़े बड़े दीवारों से रोक दिया गया, यहाँ सोल्जर्स बिठा दिए गए, कोई भी बाहरी इंसान अंदर नहीं देख सकता था कि अंदर चल क्या रहा है। और ये बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो एक मेंस का ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है दोस्तों कि फोर्टिफिकेशन से क्या पॉलिटिकल एक्सपेंशन पॉसिबल है क्या। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं ध्यान दूं तो एक एरिया में अगर ये छोटा सा इलाका फोर्टिफाइड कर दिया गया है तो देखा क्या जाता है, इस एरिया का 80% जो ज़मीन है वो यहाँ का जो रूलर है उसके अंडर में होगा, लेकिन ये जो 20% जो किलाबंदी लोगों ने कर रखा है ये इसके हाथ में नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके ये लोग और एक्सपेंड करते जाएंगे और एक टाइम बाद इस रूलर को उखाड़ करके फेंक देंगे। दोस्तों यही जो एक प्रोसेस है हमारे EIC ने करा था, हमारे ब्रिटिशर्स ने करा था। तो चीज़ों को देखिए, मसूलीपट्टनम से मद्रास शिफ्ट हो गया था और एक फोर्टिफिकेशन के तौर पे सेंट जॉर्ज का फोर्ट हमारे सामने उभर करके आया था। उसी के साथ क्या देखा गया था, आइलैंड ऑफ बॉम्बे ऑक्यूपाइड इन 1668 में जितने भी। सर ये फोर्टिफिकेशन वाला एक बार। बिल्कुल, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर मान करके चलिए एक ज़मीन है, उसमें हमने क्या किया, सपोज करिए मैं यहाँ का ट्रेवलर हूँ या और मैं एक ब्रिटिशर हूँ, मैं एक अंग्रेज हूँ, यहाँ मैं आऊँगा, अपनी जो ज़मीन है, अपना जो फोर्ट है उसको मैं फोर्टिफाइड कर लूँगा। फोर्टिफाइड कहने का क्या मतलब है, ये तो मेरा इलाका है, ये मेरा घर है, आसपास मैं यहाँ पर बड़े बड़े दीवार खड़े कर दूंगा और बाहर अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा हुआ तो मैं सोल्जर्स वगैरह बिठा दूंगा। जैसा एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने करंट रेलिवेंस का एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग मिर्ज़ापुर वगैरह देखते हैं या फिर जो भी वेब सीरीज़ देखते हैं, जो गुंडे वगैरह होते हैं वो अपनी जो ज़मीन है ना उसको, मतलब एक तरह से ये कहने का मतलब है कि अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रही है बाहरी किसी को पता नहीं लगेगा। अभी रिसेंट में यूपी में किसी एक माफिया को मारा गया था और उसके अंदर में जो भी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो बाहरी किसी को भी पता नहीं हुआ करता था। जब लोगों ने उसको तोड़ा तब जाकर के देखा कि कितने सारे हथियार वहाँ से बरामद हुए हैं, कितने सारे आप कह सकते हैं बारूद वगैरह आए हैं। तो देखा क्या जाता है, एक जगह है, सपोज करिए अगर मान करके चलिए ये एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, यहाँ पर एक इलाका आपका है जो कि आपने इसको फोर्टिफाइड कर लिया है। ये 20% ज़मीन आपने हथिया लिया है और बाकी जो यहाँ का लोकल रूलर हुआ करता था उसके अंडर में 100% की जगह अब 80% ज़मीन है। ये क्लियर है। इसी के साथ ही क्या होगा, धीरे धीरे करके ये जो पावर होगा 20% का, ये 30 में बदलेगा, ये 40 में बदलेगा और एक टाइम बाद क्या होगा, इस रूलर के खिलाफ आप खड़े हो जाइएगा और ये रूलर यहाँ से हार जाएगा और आप यहाँ के अगले रूलर बन जाएंगे। यही लोग करते हैं दोस्तों, यही आज के भी टाइम में अगर देखा जाए तो चीज़ें इसी तरह से यूज़ होती हैं। तो ये जो फोर्टिफिकेशन का जो एक तरीका है दोस्तों, या फिर कह सकते हैं ये पॉलिटिकल को भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करेगा, वो वहाँ की सोसाइटी को भी करेगा, क्योंकि जो बाहरी जो लोग हैं ना उनको पता नहीं चल रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर के जो लोग हैं उन्हें पता चलता है कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और उन्हें बाहरी से कोई मतलब नहीं होता है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होती गई हों। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो देखा क्या जाता है दोस्तों, एक बार ज़रा आप रिस्पॉन्स करिएगा, फोर्टिफिकेशन समझ में आया नहीं या नहीं आया।
यस सर, हो गया। हाँ, तो चीज़ें इस हिसाब से चलती है। तो एक बार मेजर रिवाइवल्स जो देखी जाती है वो वहाँ का मद्रास की जो चीज़ें उभर करके आती हैं, कुछ टाइम बाद मराठास की बातें होती हैं। जब हम 1761 में आते हैं बैटल ऑफ थर्ड पानीपत की लड़ाई में, इसी के साथ ही साथ ईस्टर्न इंडिया में पहली फैक्ट्री जो है वो सेटअप हुआ था 1633 में। तो ये चीज़ें डेट के तौर पे मैं अभी अगले स्लाइड में आप लोगों को दिखाता हूँ। EIC का दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट डेट है, ये जो डेट है करीब करीब 1600 से लेकर के 1714 तक की बातें यहाँ पे मैंने करी है। तो EIC की बातें हो रही हैं। फिर से एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बार बार करवाऊंगा, चीज़ें यहीं पर ही याद हो जाने वाली हैं दोस्तों। 1600 ईस्वी में हमारे EIC का इस्टेब्लिश हुआ था। 1609 में विलियम हॉकिंस हमारे भारत आए थे, मना हो गए थे क्योंकि उनके ऊपर पोर्चुगीज़ बैठे हुए थे। 1611 में कैप्टन मिडिल टाउन, उनका एक और कैप्टन मिडिल टाउन हुआ करते थे, उन्होंने परमिशन लिया था ट्रेड सूरत में करने के लिए, और उसी के थोड़े दिन बाद उनको मसूलीपट्टनम का भी जो एक फरमान है वो मिल गया था। 1613 में अ फैक्ट्री ऑफ EIC एट सूरत, उसी के साथ 1615 में, ये देखिएगा एक सिस्टमेटिक वे में ही चीज़ें हैं कि किस तरह से 1600 में हुआ, 9 में हुआ, 11, 13, 15, 18, 32, 33। इसी के साथ ही फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम जो कि साउथ की पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। उसी के बाद क्या देखा जाता है, 1618 में थॉमस रोई आते हैं और वो एक 3 फरमान मैंने आप लोगों को कल की भी क्लास में बताया था, जो कि आगरा, अहमदाबाद और भरूच का फरमान लेकर के आते हैं। 1632 में क्या देखा जाता है, कंपनी गॉट अ गोल्डन फरमान फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा विच इंश्योर्ड सेफ्टी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर ट्रेड। क्लियर है दोस्तों, किस तरह से उन्हें एक गोल्डन फरमान मिलता है। उसमें क्या दर्शाया जाता है कि अब यहाँ पर कोई भी जो ट्रेड होगा, एक फरमान है और एक गोल्डन फरमान है। दोस्तों याद रखिएगा, गोल्डन फरमान और फरमान में अगर डिफरेंस अगर पूछेगा तो नहीं, लेकिन खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये समझ सकते हैं, फरमान एक जनरली एग्रीमेंट है, लेकिन अगर गोल्डन इस पर अगर शब्द पे जोर दिया जा रहा है तो ये मान करके चलिए ये उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उनके हित में चीज़ें होंगी, इस वजह से इसको सुनहरा माना गया है, गोल्ड को यानी कि सुनहरा भी कह सकते हैं। और यही अगर चीज़ें अगर ख़राब होती तो ये कुछ इस प्रकार नाम दे देते कि ये एक ब्लैक फरमान जारी हुआ था। दोस्तों हिस्ट्री में और कुछ भी नहीं है, शब्दों का खेल है, और यही शब्दों का जो खेल है आप लोगों को एस्से के पेपर में देखने को मिला था, जो कि कहा गया था कि इट इज़, इस साल का एस्से का जो पेपर है, इट इज़ अ पेपर फॉर पोइट्स। आप लोगों ने सुना होगा, ये मीम देखा होगा, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हम लोगों को हिस्ट्री में नाम एक शब्द चेंज कर देने से पूरा इतिहास बदल जाता है। इलाहाबाद का जो सिग्निफिकेंस है दोस्तों, आज मैं बताऊंगा किस तरह से इलाहाबाद का अगर नाम चेंज नहीं किया जाता तो चीज़ें पूरी की पूरी हिस्ट्री उसके तरफ से आ जाती। 1633 में क्या देखा जाता है, फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईस्ट। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईस्ट में नहीं बताया था कि कौन हुआ करता था 1633 में, लेकिन यहाँ चीज़ें लिख रखी है कि हरिहरपुर में, उसी के साथ ही साथ बलसोर में और उड़ीसा में चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा। फिर इसी के साथ ही 1639 में संत जॉर्ज का जो फोर्ट है, किला है, वो बनवाया गया था। और फिर देखिए ज़रा ध्यान से दोस्तों, चीज़ें किस तरह से आगे चलती जा रही हैं। इसी के साथ ही 1651 में अगर मैं बातें करूं तो परमिशन ग्रांटेड टू ट्रेड एट द हुगली, यानी हुगली नदी के किनारे, या फिर कह सकते हैं बंगाल के टाइम पे चीज़ें आ चुकी हैं। ईस्ट में जो इनका धीरे धीरे करके जो दबदबा है वो बनने की शुरुआत हो रही है। उसी के साथ हुगली से शुरुआत करी, कासिम बाज़ार तक आ गए और लास्ट में पटना तक आ गए थे ये लोग। लास्ट उसके बाद मुंगेर का भी नाम आता है दोस्तों। एक शासक हुआ करता था, खैर शासक तो नहीं कहेंगे, एक ऑफिशियल हुआ करता था, जो कि ऑफिशियल हुआ करता था, जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। 1662 में चार्ल्स टू को मैंने बताया था, मुंबई जो था वो दहेज में मिल गया था, दोहरी में मिल गया था। आप कह सकते हैं कि पोर्चुगीज़ से उसने मैट्रिमोनियल अलायंस करने की शुरुआत कर दी थी। 1667 में औरंगजेब गेव ट्रेड टू डू इन बंगाल। इसका क्या मतलब है दोस्तों, 1667 अगर देखा जाए, औरंगजेब का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो 1707 तक हुआ करता था। लास्ट टाइम में ये कह सकते हैं कि 1667 का अगर टाइम फ्रेम की बातें मैं कर रहा हूँ तो औरंगजेब पे ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इसका मिडिल टाइम चल रहा होगा, मतलब ये एक तरह से पीक
चलते चलते अब धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ ये बढ़ रहा होगा। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, टाइम को इस हिसाब से हमें मैनेज करना होता है। हिस्ट्री में अगर अब आपके पास कभी भी पूछा जाए कि ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, बताइए 1632 में कौन सा इवेंट हुआ था, आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा करके चीज़ों को लिख सकते हैं। इसकी आशा मैं पूरी करता हूँ। कैसे चीज़ें आई थी, इससे रिलेट 1600 में जो ब्रिटिशर्स आए थे उस पर करिएगा। इसके बाद जो मेन इवेंट क्या हुआ था दोस्तों उसको लिखिएगा। इसके बाद अगर मेन इवेंट की अगर मैं बातें करूं तो 1707 का औरंगजेब का ही टाइम फ्रेम होता था। इसके बीच में क्या चलती हैं चीज़ें ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 1687 में बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, वो जो सूरत में पहले जो चीज़ें उभर करके आई थी वो बॉम्बे की तरफ शिफ्ट होते गई, क्योंकि हमारे चार्ल्स भाई ने एक खेल कर दिया था और मुंबई को अपने जो कब्जे है उसमें हथिया लिया था, जिस वजह से जितनी भी चीज़ें सूरत में हुआ करती थी आज के बाद अब वो बॉम्बे में चीज़ें होंगी। 1691 में क्या देखा जाता था दोस्तों, कन्फ्लिक्ट हुआ। क्योंकि हुआ क्या, देखिए दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रिटिशर्स और औरंगजेब में रिलेशन अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसने क्या किया, मजबूरी में आकर के, आप कह सकते हैं कि प्रेशर में आकर के देखा कि यार इन्हें एक फरमान जारी कर देना चाहिए। लेकिन उन्हें ब्रिटिशर्स को एक बात का डर ये भी था कि औरंगजेब अगर हमारे पे हमला करेगा तो हमें यहाँ से भागना पड़ जाएगा। सेम यही हुआ दोस्तों, औरंगजेब को गुस्सा आया और उन्होंने ये कहा कि यार इन्हें हमने बंगाल तो दे दिया है, लेकिन ये अब अपनी मनमानी कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से जाकर के हथियाएंगे। अभी अपना पावर दिखाने की बारी आई है, तो चलिए इसको पीट के आते हैं। तो मुगल ने क्या किया, हुगली पे रेड कर दिया। रेड करने का क्या मतलब है दोस्तों, हुगली को अपना लिया। जिस हिसाब से हमारा जॉन चार्नॉक का नाम आता है, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेरी हिस्ट्री क्लास में आप लोगों को रोज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती होंगी, क्योंकि मैं रोज़ नई नई चीज़ें करवाता हूं दोस्तों, और ये सारी चीज़ें फैमिलियर हैं। एक बार चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी ना आप लोगों की, फिर उसके बाद कोई कहीं से भी नाम आ जाए, नाम को लेकर के कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो जॉन चार्नॉक यहाँ पर आते हैं और वो नेगोशिएट करते हैं। उन्हें पता था कि अगर लड़ने के लिए जाएंगे इनसे, औरंगजेब से, तो वो हमें मार के फेंक सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, नेगोशिएट किया और उन्होंने कहा कि हम आपको 3000 रुपए प्रति वर्ष देते रहेंगे। अब औरंगजेब ने भी कहा चलो ठीक है यार, पैसे मिल रहे हैं, बाकी हम अपना पीछे हट जाते हैं। इसी के साथ ही आगे क्या देखा जाता है, 1700 की बातें होती हैं। तो 1700 में ज़रा ध्यान देते जाइएगा, 3 विलेज जो कि मैंने सुतानुती नाम दिया है, SUTANUTI, गोविंदापुर नाम दिया है, और एक कलिकत्ता नाम दिया है। ये 3 विलेज का जो उद्गम होता है दोस्तों, ये 3 एक तरह से कह सकते हैं कि इन द सिटी ऑफ कैलकाटा एंड सिक्योर्ड फ्रॉम मुगल से हटा करके इन तीनों ज़मीनों को बनाया गया, इन तीनों गाँवों का निर्माण हुआ। और इसका जो कैपिटल है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये किस सिटी के अंदर है, तो ये कैलकाटा में हुआ करता था। और उसी के साथ ही यहाँ पर 1700 में जो निर्माण है दोस्तों, वो फोर्ट विलियम का हुआ था। ब्रिटिशर्स ने एक आप लोगों को जॉर्ज बताया था, एक आप लोगों को विलियम बताया था दोस्तों। फोर्ट पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोगों को बस नाम ध्यान रखना है, चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। ये करीब करीब 1600 और ये 1700, इससे ही आप लोगों को चीज़ें याद रह जाएंगी। इसका जो पावर है दोस्तों, ये 1911 तक इस फोर्ट का पावर रहा था, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से उभर करके आती हैं। इसी के साथ ही बीच में अगर देखा जाए तो 1707 के टाइम में हमारे औरंगजेब भैया लुढ़क जाते हैं, और 1717 में क्या देखा जाता है, फारूक सियार का फरमान उभर करके आता है, जिसको मैग्ना कार्टा के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा, लार्ज नंबर ऑफ कंसेशन इन बंगाल, गुजरात और हैदराबाद। फारूक सियार ने क्या किया दोस्तों, आंखें बंद करके ये जो 3 ज़मीन है ब्रिटिशर्स के नाम कर दिया, और एक बहुत ही मिनिमम कह सकते हैं कि जहाँ तक ऑप्शनल की चीज़ें हैं, थोड़ी सी अगर डीप में बताऊँ, थोड़ी सी डीप का एक लाइन है, कुछ 3 रुपए एक ज़मीन से उसको देना पड़ता था। मतलब साल भर में इस लॉस पर इन्होंने चीज़ों को दिया। और ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी रही होगी दोस्तों, उन्होंने इस हिसाब से अपने कब्जे में चीज़ें लेकर के आए हैं। इसी के साथ ही पॉइंट में 4 पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपनीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर एक्सटेम्प्टेड, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों पॉइंट पर। उसी के साथ ही परमिशन टू ट्रेड, दस्तक फॉर ट्रांसपोर्टेशन। दस्तक होता क्या है दोस्तों, एक फ्री ट्रेड कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिस तरह से हमारे सामने आज की डेट में टोल टैक्स हुआ करते हैं, हम जाते हैं किसी भी नए शहर में, नई स्टेट में, तो टोल टैक्स देना पड़ता है। तो वैसे ही ट्रेड के लिए एक दस्तक का उस टाइम में प्रचलन चलता था, वो हमें दिया जाता था। और ये जो दस्तक हुआ करता था पहले मुगलों के हाथ में हुआ करता था, लेकिन अब इसको अंग्रेजों ने ले लिया था, यानी EIC ने ले लिया था।
इसी के साथ ही ड्यूटी फ्री इन हैदराबाद से जितने भी टैक्सेस हुआ करते थे सब ड्यूटी फ्री हो गए। और ये दोस्तों चौथा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ इस साल का मेंस का जो अभी एडमिट कार्ड आया है, जहाँ तक मुझे आइडिया है 2022 का, लेकिन मेंस का जो क्वेश्चन है दोस्तों आप याद रखिएगा, कॉइन पर क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर आएंगे दोस्तों। अगर नहीं भी आएंगे आप लोग पढ़ते जाइएगा, ध्यान रखते जाइएगा। कंपनी मिंटेड कॉइन टू एक्ट एज अ करेंसी थ्रू आउट मुगल। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मान करके चलिए आपकी ज़मीन है, आप यहाँ के रूलर हैं, ठीक है, आप यहाँ के रूलर हैं और कॉइन यहाँ पर मेरे चल रहे हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कॉइन यहाँ पर मेरे चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो पावर है ना वो मेरे पास ही आ जाएंगी। आपको अगर किसी को हराना होगा ना, मैं आपको एक एग्जांपल, एक सजेशन देता हूँ, किसी को अगर हराना होगा उसको सारी पावर दे दीजिए, उसको कहने का मतलब राइट दे दीजिए, कहने का मतलब प्रॉपर्टी दे दीजिए, सारी चीज़ें दे दीजिए जो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक पावर अगर आपके हाथ में है ना दोस्तों, पैसों का लेन देन या फिर पैसे कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, तब तक आपके पास सारी की सारी पावर आपके हाथ में ही रहने वाली है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपना एक कॉइन मिंट करने का मतलब कॉइन छपवाने का एक ट्रेड ले लिया। और ट्रेड लेने का क्या मतलब है, पूरे मुगल का जितना भी शासनकाल हुआ करता था, जितना भी एरिया हुआ करता था, उसमें आज के बाद अंग्रेजों के यानी ब्रिटिशर्स के यानी EIC के कॉइन्स आज के बाद चलेंगे। आप कह सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए या फिर जो वहाँ के किंग है उनको मनाने के लिए कॉइन को अगर देखा जाए तो आगे इनके ऑफिसर के फोटो होते थे और पीछे 2-4 लाइन देखा जाए तो मुगलों के बारे में लिख दिया जाता था कि मैं इस टाइम का ऑफिसर हुआ करता हूँ। वो उन लोगों को बस एक तरह से कह सकते हैं नाम बनाने के लिए। इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अली वर्दी खान के बारे में बातें हो रही हैं। अली वर्दी खान के बारे में ज़रा बातें इस तरह से होती हैं दोस्तों, सिराजुद्दौला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सिराजुद्दौला के जो पहले आया करते थे ये एक्स्ट्राज के प्लेयर हैं, इनका इनसे कोई मतलब नहीं है, टाइम और डेट यहाँ तक हुआ करता था, ये एक्स्ट्राज के प्लेयर हैं। तो अली वर्दी खान वॉज इंगेज्ड इन वॉर्स विद द मराठा फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक वो लड़ाई करते रहे। 1756 में उनकी मृत्यु हो गई थी और ही वॉज सक्सेडेड बाय सिराजुद्दौला। उसी के साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूलर्स कुछ इस हिसाब से आते हैं दोस्तों। ये सब एक तरह से देखते हैं कि बंगाल के नवाब होते हैं, बंगाल के जो कह सकते हैं जी जो ऑफिस रूलर हुआ करते हैं, शासक हुआ करते हैं, ये जो रूलर शासक नवाब सुल्तान ये सब अब ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारे गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय, लॉर्ड, इन सब के नाम हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट रूलर्स के तौर पे हमारे सामने कह सकते हैं मुर्शिद कुली खान आए थे। अभी ज़रा ध्यान दीजिएगा अली वर्दी खान कौन हुआ करते थे। तो पहले दीवान ऑफ बंगाल हुआ करते थे, एक तरह से कह सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, दीवान जो पोस्ट है ना दोस्तों वो आपके मुगलों के टाइम पे शुरू की गई थी, लेकिन उसको जो अंग्रेज हुआ करते थे EIC कंपनी के द्वारा इन सारी चीज़ों को यूज़ किया गया था। आप लोगों को मैंने दीवानी राइट्स बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन पर चीज़ें करवाई थी। इसी के साथ ही मुर्शिद कुली खान पहले वहाँ के बंगाल के दीवान हुआ करते थे। उसके बाद जो राजा उभर करके आए वो सुजाउद्दीन आए, फिर उसके बाद हमारे अली वर्दी खान आए। अली वर्दी खान के बारे में क्या जाता है कि इनके बाद इन्होंने मतलब इस टाइम में स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट टू मुगल। वो कहते हैं ना जो मुगल राजा हुआ करते हैं, शासक हुआ करते हैं, उनको सलामी करना, उनके हाथ चूमना, पैर चूमना, ये सारे जितने टर्म्स हैं ये मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ये सारी चीज़ें MCQ में आती हैं दोस्तों, इसलिए ये सारी चीज़ें करवानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने चल रही हैं। अली वर्दी खान के बाद में मुगल का एक तरह से कहने का क्या मतलब है, अली वर्दी खान ही स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट टू मुगल्स। इसका मतलब है दोस्तों अगर मान करके चलिए इससे पहले जितने भी शासक हुआ करते थे वो मुगलों के ही अंडर में आया करते थे, लेकिन इसके बाद चीज़ें आती हैं। तो एक तो इनके दुश्मन ब्रिटिशर्स होते गए दोस्तों, उसके बाद मुगल्स होते गए, तो चीज़ें इस हिसाब से आती हैं, इनका तो जाना तय था। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। इलाहाबाद ट्रीटी के बारे में क्या कही जाती है दोस्तों, यहाँ पर एक नाम आप लोगों को मैं दर्शा रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ज़रा ध्यान देते जाइएगा। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रॉबर्ट क्लाइव। आज की भी डेट में अगर देखा जाए रेलवे प्राइवेट हो रहा है, ये प्राइवेट हो रहा है, वो प्राइवेट हो रहा है, तो हमें क्या देखना है दोस्तों, ये जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट है ना ये प्राइवेटाइजेशन का, ये हमारे ब्रिटिशर्स के ही द्वारा लिए गए हैं। स्टार्टिंग से ही क्या देखा जाता था, उनकी एक पॉलिसी है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी रूल जो हुआ करती थी, अगर मैं पोर्चुगीज़ की बातें करूं, अगर मैं फ्रेंच की बातें करूं, तो इनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी दोस्तों कुछ इस तरह से हुआ करती थी कि जो क्वीन रूल है, जो सीधा उनके कंट्री से ऑर्डर दिया जा रहे हैं, ये एक तरह से सरकारी काम है, ये इनको चीज़ें आगे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा,
अगर इंडिया पर इन्हें अटैक करना है तो यहाँ की कोई कंपनी आएगी, और वो कंपनी कौन होगी? प्राइवेट होगी। अगर यही कंपनी आप कह सकते हो कि अगर पाकिस्तान में अगर जाकर के अटैक करती, पाकिस्तान में चीज़ों को लेता है, तो इसका नाम शायद वेस्ट आप कह सकते हैं वेस्ट पाकिस्तान कंपनी होता। तो ये जितने भी कॉरपोरेशन प्राइवेट कंपनी है ये सब एक तरह से प्राइवेट हैं और चीज़ों को इस हिसाब से आगे लेकर के जाते हैं। वो एक टेंडर के तौर पे चीज़ों को दे देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि दे यूज़ डेब्ट बैंक फॉर इट्स फंडिंग इन इट्स वॉर। ये चीज़ आप लोगों को याद होगी, लास्ट क्लास में ही बताया था। कुछ इस तरह से चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। कंपनीज को अगर अपनी सरकार अगर अपनी ही कंपनी को बढ़ावा दे रही है तो अब ये मान करके चलिए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने कह दिया कल होके कि अब कंपलसरी है कि हर एक इंसान के पास जो एप्पल का आईफोन है वो होगा। एप्पल कंपनी है दोस्तों, वो हमारे यहाँ की तो है नहीं। तो अब क्या होगा, वहाँ पर चीज़ें कुछ इस प्रकार से होगी कि हम उनकी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या देखा जाता था, एक ये भी इनके स्टेबल होने का सबसे बड़ा कारण ये हुआ करता था, इन्होंने अपनी कंपनी को महत्व दिया। और दोस्तों ना केवल महत्व दिया, उन्होंने उन्हीं कंपनी को महत्व दिया जो कंपनी लॉस में जा रही थी। क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी लॉस में जा रही है और थोड़ी सी मदद अगर सरकार कर देती है तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से आएंगी कि हम देखेंगे कि इन फ्यूचर में वो कंपनी ग्रोथ भी करेगी, सरकार का ही फायदा होगा और इकोनॉमिक्स की भी चीज़ें काफ़ी अच्छी वहाँ पे होती जाएगी। तो इलाहाबाद में क्या देखा जाता था, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैं बता रहा था। ही जॉइंड एज अ क्लर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ EIC, बट लेटर ऑन, आप कह सकते हैं ये चीज़ें लिखी नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ, बट लेटर ऑन ये जो है आपको वहाँ का जनरल के रूप में उभर करके आया था। और ये सब प्राइवेट का ही एक कारनामा है। प्राइवेट में हम टैलेंट को देखते हैं, ना कि हम पेपर वगैरह क्लियर करके आए, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल रॉबर्ट क्लाइव उभर करके आता है। रॉबर्ट क्लाइव साइंड अ ट्रीटी विद द सुजाउद्दीन और एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम। यानी कि कह सकते हैं इसको पता थी कि चीज़ें ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर हमारे भारत आ रहा है, इसे पता थी कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हमारे पास सोल्जर्स हैं, हम इनको कभी हरा नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारी ज़मीन नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन क्या है कि हम ये यहाँ के जितने भी शासक हैं ना, इनसे ट्रीटी कर लेते हैं। ट्रीटी करने का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ के भी जो राजा होते थे वो लालची होते थे। उन्हें भी क्या चाहिए था, उन्हें पैसा चाहिए होता था। उन्हें क्या चाहिए होता था, उन्हें इम्पोर्टेड चीज़ें चाहिए होती थी। समझ सकते हैं चीज़ें मैं किस हिसाब से बातें कर रहा हूँ। तो ये लोग वो लेकर के आते थे और चीज़ों को प्रदान किया करते थे और राजा बस हंसते खेलते गाते आप लोगों को साइन कर देता था। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी दोस्तों। उसी के साथ क्या देखा जाता था, इलाहाबाद की ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी वजह से है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रीटी हुई थी। 2 ट्रीटी कैसे हुई थी? फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में सुजाउद्दीन सरेंडेड इलाहाबाद टू द एम्पायर शाह आलम। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में चीज़ें हैं कि शाह आलम टू इन Allahabad under company's protection, he issued a फरमान which gave दीवानी rights of बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दोस्तों ज़रा याद रखिएगा, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में चीज़ें क्या हुई थी कि शाहजहां नहीं है यहाँ पर, शाह आलम टू जो कि इलाहाबाद में हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, अंडर कंपनीज प्रोटेक्शन में मतलब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मान करके चलिए यहाँ ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ शाह आलम टू है, इनके बीच लड़ाई हो रही है। जीता बेशक ये है, लेकिन अगर सरेंडर कर दिया और चीज़ों को कहा कि आज से आप मेरे आका हो, तो इन्होंने भी कहा कि ठीक है भैया, हम कुछ शर्तें देते हैं, उस पर टिक कर दो, उस पर लास्ट में अंगूठा लगा दो, हम आपको छोड़ देंगे। और इवन ना केवल छोड़ देंगे, आपको जान भी दे देंगे, जान भी बख्श देंगे, और उसी के साथ ही साथ आपका जो एरिया है आप उसमें राजा भी कहलाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इस तरह से इनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी वो कुछ इस प्रकार से हर एक राजा के साथ इन्होंने यही किया था। आप राजा यहाँ के हो, लेकिन आपको जो सलामी है वो EIC को करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को करना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक हमारे पास जितनी भी चीज़ें आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा 1857 से पहले हमारे पास क्वींस रूल या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट रूल का जो फॉर्मूला है वो नहीं आया। अभी हमें सलामी सिर्फ EIC को करना होगा। कहने का मतलब जो हमारी क्वीन है उसको नहीं करना होगा। 1857 रिवॉल्ट के बाद में हम देखेंगे ये सारी चीज़ों को कि इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ख़त्म ही कर दिया था और ये बोला था कि आज से मेरी रानी अगर चलेगी तो दुनिया के जितने लोग हैं वो सब सलाम इनको करेंगे। यही सारी चीज़ें हुई थी दोस्तों। तो शाह आलम टू के बारे में भी कुछ इस प्रकार से चीज़ें हमारे सामने आई थी।
इनको शर्त दी गई कि 3 जो इनका लैंड है उनके दीवानी राइट्स जितने भी होंगे वो आपके बिहार, बंगाल और उड़ीसा की चीज़ें उभर करके आई थी। 3 यहाँ पर भी है, 3 वहाँ पर भी है। 3 का जो खेल है दोस्तों हर जगह आप लोगों को दर्शाया जाएगा। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ था जो कि प्लासी की लड़ाई हुई थी। पहली बात देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्लासी की लड़ाई में चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने उभर करके आई थी कि जो रीज़न क्या हुआ करते थे, रीज़न कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। जो नवाब हुआ करते थे वो 1700 में जो हमारा फोर्ट विलियम्स बनाया जाता था उसको आप लोगों ने हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से हम इसे जानते हैं। दोस्तों यही मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। अगर फरमान है तो चलो ठीक है यार, ये जनरली एक एग्रीमेंट है, माने तो माने, ना माने तो छोड़ दे। गोल्डन फरमान इसका नाम दे दिया तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें हमारे सामने आई। ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा होगा। सुनहरा कहने का मतलब चीज़ें हमारे ही पक्ष में होंगी। ब्लैक फरमान होता तो चीज़ें हमारे सामने आती कि यार वो हमारे हित में चीज़ें ना होती। तो यहाँ पर ब्लैक होल ट्रेजेडी है। अगर हमारे द्वारा नाम दिया गया होता हमारे इतिहास का दोस्तों, तो हम इसको पता है क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रेजेडी ऑफ प्लासी। कुछ इस हिसाब से नाम रखते क्योंकि जो हमारे इंडियन ओरिजिन के जो राजा है, शासक है, उन्होंने क्या किया था, फोर्ट विलियम को बाहर से सीज कर लिया और वहाँ के जितने भी फॉरेनर्स थे उनको पटक पटक के मारा था उन्होंने। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारी जो हिस्ट्री है वो दी गई है। तो यहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी, लेकिन मेरा बस चलता तो मैं इसको गोल्डन ट्रेजेडी नाम देता। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था, सेम एग्जांपल आप लोगों को जलियांवाला बाग के बारे में भी मैं बताऊंगा। चीज़ें आगे आएंगी किस तरह से हम किसी और नाम से जानते हैं और वो किसी और नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि यार इट वॉज अ ग्रेट सॉरो, बट वो लोग कहते हैं कि नहीं यार इट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर ब्रिटिशर्स और आवर क्वींस डिसीजन। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों चलती रहेंगी। इतिहास में नाम का खेल है और शायद इसी वजह से जो हमारी किताब है NCERT की, उसका नाम आवर पास्ट्स है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री अलग, उनकी हिस्ट्री अलग, लेकिन टाइम तो सेम है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इस हिसाब से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते जाइएगा, बहुत मज़ा आता है दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए। नवाब, अब दूसरा रीज़न क्या देखते हैं, नवाब अपोजिड बाय द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ हिज ओन कोर्ट। हुआ क्या दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहते क्या है कि जब नवाब ने फोर्ट विलियम का जो कोर्ट है, फोर्ट विलियम का जो फोर्ट है उस पर हमला किया, तो जो इन्हीं के ही पक्ष में जो लोग हुआ करते थे वो 3 हुआ करते थे, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है। राय दुर्लभ है, RAIDURLABH, अगले जगत सिंह है और तीसरे ओमचंद है। ये 3 हो सके ब्रिटिशर्स के साथ मिले हों, कुछ इस हिसाब से चीज़ें आई हों, या फिर इन लोगों को मन में लालच दिया जा रहा हो कि तुम उनके विपक्ष में बोलो, हम तुम्हें इनाम देंगे। तो इसी में क्या हुआ, बैटल छिड़ गया। अब बैटल किसके किसके बीच हुआ दोस्तों, जरा ध्यान देते जाइएगा। वहां पर मीर जाफर है। अब मीर जाफर कौन हुआ करता था, ये हबी हुआ करते थे, यानी ये हस्बैंड हुआ करते थे ऑफ अली वर्दी खान सिस्टर। अली वर्दी खान की जो बहन हुआ करती थी उनके ये हबी हुआ करते थे। और चीज़ें हमारे सामने इस हिसाब से आ रही हैं दोस्तों। उनके ही साथ हमारे रॉबर्ट क्लाइव मिले गए थे, और रॉबर्ट क्लाइव के साथ हमारे जो ये 3 भाई हैं, राय दुर्लभ, ओमचंद और जगत सिंह मिल करके आए थे। ये 3 किसके विपक्ष में लड़े थे दोस्तों, ये 3 हमारे सिराजुद्दौला के विपक्ष में आकर के लड़े थे। और रिजल्ट क्या हुआ था, अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज जीत जाते हैं क्योंकि यार ऑटोमेटिकली इतनी सारी पावर उनके हाथ में है। और उन्होंने क्या देखा कि चीज़ों को कुछ इस हिसाब से आगे बढ़ाया कि जो मीर जाफर है उनको वहाँ का नया नवाब घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, ज़रा याद रखिएगा। इसके बाद में हुआ क्या, कुछ टाइम बाद मीर जाफर ने रिबेल कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर मान करके चलिए आज मैं राजा यहाँ का बना हूँ ब्रिटिशर्स के द्वारा, ज़रूरी नहीं है कि कल हो के मेरा रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा ही रहे। हो सके ब्रिटिशर्स मुझे टॉर्चर कर रहे हो कि चीज़ों को अपने नाम पे और हमें कुछ फ्री में छूट दो, कुछ टैक्स फ्री करो, ये करो वो करो। तो मैं क्या करूँगा, बाई फोर्सफुली और बाई अपने मन से भी मैं चीज़ों को रिबेल करने की शुरुआत कर दूंगा कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे पावर में तो है लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अब इसके बाद हुआ क्या, 1760 में एक ट्रीटी हुई जिसमें कि मीर कासिम उभर करके आए। दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजों को जब जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी उसको इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया बिना कुछ सोचे। इसके बाद क्या हुआ, इस रिबेल के बाद में जो हमारा मीर जाफर है उसकी छुट्टी कर दी जाती है, उसको लंबे छुट्टी पे भेज दिया जाता है और हमारे मीर कासिम उभर करके आते हैं। उन्होंने एक कह सकते हैं एक वाइज डिसीजन लिया था कि उन्होंने लास्ट में जो हमारा मुर्शिदाबाद कैपिटल हुआ करता था, ये नीचे की लाइन फिर से कट गई है, ये सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं ना तो चीज़ें भाई फ्लो में चलती जाती हैं, वो हाथ रुकने का मन नहीं होता, तो वही पेज ऊपर नीचे ये थोड़ा, बट कोई नहीं, मैं चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। मीर कासिम केम
into the power and shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर। जिस मुंगेर की मैंने शुरुआत में बातें की थी कि चीज़ें शुरुआत में चीज़ें हमारे पास उभर करके आई थी, तो ये वही मुर्शिदाबाद हुआ करता है, ये वही मुंगेर होता है। मुंगेर अगर शिफ्ट करने का मेन रीज़न देखते हैं क्या दोस्तों, इसको पता था कि जिस तरह से जाफ़र के साथ चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से मीर जाफ़र के साथ चीज़ें हुई हैं कि उनको प्रेशर बनाया गया था। आप कह सकते हैं कि सर पे बंदूक रख दिया हो कि जल्दी से इस लॉ को पास करो, और ये मतलब नहीं कर रहा होगा, रिबेल किया। इस हिसाब से ये चीज़ें इसे पता थी। इसने इसी वजह से मुर्शिदाबाद से लेकर के अपना जो कैपिटल है उसको मुंगेर शिफ्ट कर लिया, एक तरह से जो अंग्रेज है उनसे दूर भागने के लिए। तो ये अगर रीज़न आएगा, वैसे तो प्रीलिम्स में रीज़न अगर आते नहीं हैं, लेकिन अगर आएगा तो अपने मन में याद रखते जाइएगा। इसी के साथ ही अगला जो मेन इवेंट है दोस्तों, 1757 के बाद मेन इवेंट हमारा 64 है। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डेट्स को लेकर के जो कन्फ्यूज़न है ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही होगी। मैं एक तरह से आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, अभी 1-2 मिनट का ही टेस्ट है। मन में सोचते जाइएगा, हमने चीज़ें 1498 से शुरुआत करी थी, आज हम 1764 पर आ गए हैं बिना किसी शक के। इस बीच में क्या देखा जाता है, अगर मान करके चलिए आपके दिमाग में या फिर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है कि अच्छा बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1531 में क्या हुआ था। सोचिए, मन में सोचिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि यार 1616 में क्या हुआ था। मैं ये हिस्ट्री में इस तरह से डेट्स नहीं आएंगे दोस्तों। अगर हिस्ट्री में अगर डेट आएंगे तो वो जो घिसी पिटी लाइन है, लिमिटेड चीज़ें हैं, उसी के हिसाब से आएंगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना, कॉन्सेप्ट आपका इस तरह से बिल्डअप हो जाए कि कल होके ना आप लोग हिस्ट्री में बादशाह कहलाए। तो अब एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार डेट पर बातें हो रही हैं, अब मैं सोच रहा हूँ एक डेट मेरा लिखने का मन कर रहा है, मैं 1705 में क्या हुआ था। ये तो किताब में भी नहीं होगी दोस्तों, किताब में तो वही घिसी पिटी लाइन 1700 और फिर 1709 मतलब 1711 इस तरह से जो EIC का टाइम है वो दिया गया हुआ। लेकिन अब 1705 में क्या हुआ था। तो दोस्तों हमें डेट्स को लेकर के टेंशन नहीं लेना है, और यही याद रखिएगा, अगर एक एक चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे तो 1531 का टाइम है, हमें कुछ नहीं करना है, बाबर की एंट्री दिखा दीजिएगा। और अगर मन करे तो जो लोग आया करते थे, एडवेंट हुआ था, आगमन हुआ था, क्योंकि अब आप लोगों ने क्या किया है दोस्तों, मेडिवल भी पढ़ा है और उसी के साथ ही साथ मॉडर्न भी पढ़ा है। तो आधी अधूरी नॉलेज मत लिखिएगा, चीज़ें पूरी की पूरी लिखते जाइएगा। 1705 में क्या हुआ था, हम 1905 में जानते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि वो घिसी पिटी किताब में लाइन है कि चलो यार 1905 में ये सारी चीज़ें हुई थी। 1705 में क्या हुआ था, सेम एज डैट 1805 में क्या हुआ था, कोई नहीं सोचता है दोस्तों, और UPSC यही सारे सवाल पूछता है। तो 1705 में अगर चीज़ें रिलेट करनी है तो 1700 में मैंने बताया था एक फोर्ट का निर्माण हुआ था, फिर उसके आसपास जो 9 में जो चीज़ें उभर करके आई थी, फैक्ट्री सेटअप होने लग गया था, चाहे सूरत की बातें हो, मसूलीपट्टनम के बारे में बातें हो। इसी के साथ ही अगर डेट्स को लेकर के हिस्ट्री में आज के बाद कभी भी कोई भी सवाल आएगा कि ज़रा मुझे बताइए इस डेट का सिग्निफिकेंस क्या था, या फिर यहाँ की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। अब जहाँ पे मार धाड़ चल रहा है दोस्तों, वहाँ पर लोग रिलीजियस की बातें तो करेंगे नहीं, वहाँ तो लोग यही कहेंगे कि चलो यार बंदूक उठाओ, अपना एक ज़मीन है उसको हथिया करके आते हैं। दीवानी राइट्स पर बातें होंगी, आप कह सकते हैं ट्रेडिंग पर बातें होंगी, क्यों आते जाते थे, ये सारी चीज़ों पर बातें होंगी। तो दोस्तों चीज़ों को इस हिसाब से सोचने का जो एक दिमाग है उसको इन सारी चीज़ों में लगाइए। हिस्ट्री इज़ लाइक सेम एज साइंस, यू कैन से। मुझे हिस्ट्री खुद ब खुद इसलिए काफ़ी ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो अब टॉपिक पर आते हैं फिर से। ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कशन चलती रहती है मेरी क्लास में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बक्सर आप लोगों को पता होगा जगह कहाँ पर है, मन में सोचिएगा। उसी के साथ ही एक स्टेट में है। तो रीज़न क्या हुआ करता था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि दस्तक जो हुए करते थे एक फ्री ट्रेड के नाम पे, जो टोल टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ते थे, दस्तक का मिसयूज होने लग गया बाय द कंपनी। उसमें हुआ क्या कि इंपीरियल फरमान गिव राइट टू द ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्स और टोल्स। इसका मतलब यही है दोस्तों कि चीज़ें इस तरह से हमारे सामने आ रही हैं। सर्वेंट्स टुक दस्तक थ्रू फ्रेंडली मर्चेंट्स। अब मान करके चलिए आप में से कोई एक EIC कंपनी से है और मैं एक मर्चेंट हूँ दोस्तों, मेरी और आप में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो अब आप जो भी दस्तक होंगे मुझे ही देंगे, बाकी जितने लोग हैं उनको नहीं देंगे, और बाकी हो सके मेरे से भी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हुआ करते हो, अच्छे अच्छे पैसे वाले होते हो। तो ये देखा गया
चीज़ें इस हिसाब से उभर करके आ रही है। यहाँ पर डेट भी लिखा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा डेट मैंने कहाँ लिखा था। हाँ, इसके साथ ही क्या हुआ था, मीर कासिम ने भी एक तरह से चीज़ों को एबॉलिश करने की शुरुआत कर दी। हुआ क्या दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मीर कासिम के बारे में अभी मैंने बताया था, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू एम डेट इज़ मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी ड्यूटीज़ हैं सबको उन्होंने छोड़ दिया कि यार एबॉलिश कर दिया कि यार ये आज के बाद हम उसको मानेंगे ही नहीं। तो जब द मेन वॉर बिटवीन कासिम एंड ब्रिटिश के ही बीच में उभर करके आ गई, इसी के साथ क्या हुआ दोस्तों, मैंने बताया था हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, कार्ल मार्क्स ने भी कहा था और मैं भी आज कह रहा हूँ और हर कोई कहता है यही। मीर जाफ़र ने किस तरह से चीज़ों को रिबेल किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए और ब्रिटिशर्स ने उनको मार के फेंक दिया। सेम वही केस हमारा कासिम के साथ हो रहा है। कासिम भी सोचा होगा कि भाई हम थोड़ा दूर जाते हैं, थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और फिर उसके बाद हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उस पर हम अटैक करेंगे और फिर सारी चीज़ों को वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनको पता नहीं था कि ये लोग ब्रिटिशर्स लोग हैं, इनके पास एडवांस में बंदूकें वगैरह हैं। तो इसके बाद क्या देखा जाता था, वॉर बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिश हुआ करता था। उसके बाद में, इस लड़ाई के बाद में कुछ इस तरह से चीज़ें आई। एक बार उसको जब फटका पड़ा तो उसको अवध भेज दिया गया, मतलब उसको अवध भगा दिया गया। वो भागते भागते अवध चला गया। जा करके उसने देखा जो वहाँ के नवाब हुआ करते थे और जिसका नाम हुआ करता था सुजाउद्दौला, उससे जा करके मिला और उसने ये कहा कि भैया देखो, हम इंडियन ओरिजिन के राजा, ये लोग बाहर से आए पड़े हैं, आप हमारा साथ दो, हम मिलकर के पैसे कमाएंगे, हम मिलकर के चीज़ों को अपने हिसाब से करेंगे। और उसी के साथ ही साथ मुगल एम्पायर, यार मुगलों का तो यार कुछ है, औरंगजेब के बाद मुझे हंसी सी आती है। इन लोगों को एक तरह से लोटे की तरह होते थे, जहाँ बोलो वहाँ पलट जाओ। इन लोगों का कोई वैसे अस्तित्व हुआ ही नहीं करता था। तो वहाँ के जो राजा हैं, आप कह सकते हैं नवाब ऑफ अवध जो कि सुजाउद्दौला हुआ करते थे, उनके साथ और मुगल एम्पायर शाहजहां टू के साथ एक ट्रीटी कर ली कि चलो यार दोस्तों अब चीज़ों को इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में हुआ क्या, कुछ इस तरह से चीज़ें आ गई कि ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ब्रिटिश की जो आर्मी है, हेक्टर मुनरो का नाम आप लोगों ने इतिहास के पन्नों में देखा होगा, जो बैटल ऑफ बक्सर के दौरान जो लड़ाई हुई करती थी और अंग्रेज जो वहाँ पे आते थे, उसका जो नेतृत्व था, रिप्रेजेंटेटिव था या फिर जो आर्मी लीडर हुआ करता था, वो हेक्टर मुनरो हुआ करता था। इसका रिजल्ट क्या देखा गया दोस्तों, याद रखिएगा, मीर जाफ़र को फिर से वहाँ पे थ्रोन पर बिठा दिया गया और उसको ये कहा गया दोस्तों, एज अ पपेट तुम यहाँ पर काम करोगे। तुम्हें किस तरह से फटका पड़ा था याद है ना, अब उसको मैं फिर से याद नहीं दिलवाना चाहता हूँ। तुम बस यहाँ पर बैठो और अब तुम्हारी जो ज़िंदगी की जो गारंटी है वो हम लेते हैं, बस जो हम कहेंगे वो मानते जाओ। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एस्टेब्लिश इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया की जितनी भी चीज़ें हैं हम देख सकते हैं, ये आप कह सकते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी एरिया है, वहाँ पर भी इनका दबदबा बनता गया। अब ये याद रखिए दोस्तों, एक आप लोगों को समझने की बात है, जो ब्रिटिशर्स हमारे पास 1600 के अराउंड आया करते थे, वो आज के टाइम में अगर मैं बातें करूं 1764 के टाइम में मैं बातें कर रहा हूं, तो कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। इस दौरान में करीब 164 साल है जहां तक मेरा कैलकुलेशन जा रहा है। 164 आप मान करके चलिए 160 या फिर आप फैमिलियर के लिए 150 साल तक की बातें हो रही हैं। 150 साल में आकर के इन्होंने भारत में क्या क्या तूफान मचाया और इंडिया आकर के पूरी दुनिया को ये दिखाया कि यार हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करते हैं। और ये लोग दिखा रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास यार सारी चीज़ें हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आई होप इन सारी चीज़ों में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तुरंत पूछते जाइएगा, चीज़ें बहुत ही प्यार से चलती आ रही हैं। मुझे अब नहीं लग रहा है कि आज के बाद कभी भी कोई अगर प्लासी की लड़ाई के बारे में पूछे, क्योंकि दोस्तों पूछते हैं लोग ही पूछते हैं, आपके ही दोस्त पूछेंगे कि यार प्लासी 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 बहुत सुन रहे हैं, तो किसके बीच लड़ाई हुई थी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप लोग कह दीजिएगा बेचारा एक हमारा सिराजुद्दौला हुआ करता था, उसके सामने 4-5 राजा उभर करके आ गए थे, लड़ाई वगैरह हुई थी और इस हिसाब से वो जीता था, हारा था। उसी के साथ ही बक्सर की लड़ाई हुई थी, इसी के साथ ही अलग अलग लड़ाई हुई थी। और लड़ाइयों का भी दोस्तों एंशिएंट में सोर्सेज, मेडिवल में किताब और मॉडर्न में लड़ाइयाँ, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन इस हिसाब से आते हैं कि ज़रा बताइए डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से मिला था, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी हमारे मेडिवल टाइम में। और बैटल ऑफ बेदारा हो गया, बैटल ऑफ कह सकते हैं जितने भी रिसेंट में मैंने बताई वो सारी चीज़ें हो गई, वो किन के बीच लड़ी गई थी। तो
कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। और दोस्तों ना केवल प्रीलिम्स के भी हिसाब से, मैं आप लोगों को मेंस के भी हिसाब से बताऊंगा तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के बाद कभी भी अगर आए कि डिस्क्राइब या फिर राइट द सिग्निफिकेंस अबाउट बक्सर, आप लोगों को इसी छोटे से स्लाइड में, छोटे से पेज में कितनी ही कुछ बातें आप लोगों को मैंने बताई हैं। बैटल ऑफ बक्सर या फिर बक्सर का सिग्निफिकेंस कभी भी क्वेश्चन आएगा 1764 से पहले बैकग्राउंड में आप लोग जाइएगा 57 में प्लासी में, फिर धीरे 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 करके आप लोग इस पर आकर के रिजल्ट एंड करके अपने हिसाब से चीज़ों को आंसर खत्म करिएगा। 250 वर्ड्स क्या दोस्तों, 600 वर्ड्स भी होता तो आप लोग चीज़ों को लिख जाते। इसी के साथ ही आगे देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आते के साथ ही तूफान मचाने की इसने शुरुआत कर दी। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 65 से लेकर के हम आइडिया लगा सकते हैं कि 72 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था। यहाँ पर दो गवर्नमेंट सरकार के तरह से हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, मतलब एक एरिया है लेकिन यहाँ पे जो रूल है वो दो सरकार का होगा। कौन कौन से होंगे ज़रा ध्यान देते जाइएगा। पहली बात तो ये, इट वाज इम्पोज्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ टू, कंपनी एंड द नवाब। वहाँ के जो लोकल नवाब होंगे उनका एक शासन कहने का मतलब कुछ शासन नहीं है, वो एक ऑफिशियल वर्क, और जो कंपनी का ऑफिशियल वर्क होगा ये लोग मिल करके एक जिले पर या फिर एक स्टेट पर रूल करेंगे, जो कि रूल था बंगाल का, यानी जो एरिया था वो बंगाल का। और टाइम फ्रेम 65 से 72 तक की बातें हमारे सामने उभर करके आएंगी। दीवानी की बातें हो रही हैं, और जो कि दीवानी है, राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, निजामत का एक टर्म आता है दोस्तों। इट वाज यूज्ड फॉर द पुलिस एंड जुडिशरी। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहाँ की जो नवाब है, दो सरकार है, एक कंपनी की है, एक नवाब की है। कंपनी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, पुलिस को डाल दिया, जुडिशरी को डाल दिया, और वहाँ के जो नवाब हुआ करते थे उनके अंदर दीवानी राइट्स डाल दी। तो दोस्तों ज़रा याद रखिएगा, अगर मान करके चलिए इन दोनों में, वैसे तो अगर पावर पर देखने जाए तो यार दोनों समान हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग ज़्यादा लगाइएगा तो जुडिशरी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ यूनिवर्स आप लोग कह सकते हैं। तो जिसके हाथ में न्याय का पावर है ना दोस्तों, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि चीज़ें एट द एंड इसी के पास में आनी है। तो इन लोगों ने क्या किया, सरकार को दो भाग में बांट दिया, कुछ इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने आई। अब इसके बाद हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद में इन्होंने क्या किया, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके पास में अभी पुलिस और जुडिशरी की पावर है। थोड़े टाइम बाद इन्होंने एक सूबेदार, या फिर आप कह सकते हैं कि सूबेदार के तौर पे डिप्टी सूबेदार के पोस्ट को एक चयन किया, बढ़ाया, और बोला कि एक ये पोस्ट होगा, इसको हम अपॉइंट करेंगे, और ये होगा टोटल कि दीवान गिव टू द कंपनी। इसका मतलब क्या है, ये जो पोस्ट होगा वो सीधा आप कह सकते हैं रेफर करेगा हमारे कंपनी रूल को, इससे कोई मतलब नहीं है, और ये इसको परेशान नहीं कर सकता है। उसी के साथ ही जो कुछ नाम है दोस्तों, मोहम्मद रज़ा खान, REZAKHAN, ये बंगाल के बने दीवान, और राजा यहाँ पर राजा सितम रॉय है दोस्तों, राजा सितम रॉय है, ये बिहार के जो है वो अपॉइंट किए गए दीवान। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया, चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आती हैं दोस्तों। डन अवे बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन इन 1772। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में क्या कहा जाता था, ये लोग अपने आप को कहते थे कि वी आर द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, या फिर वी आर द मॉडर्न नवाब ऑफ बंगाल। क्योंकि नवाब कहने का मतलब या फिर सुल्तान कहने का मतलब, इन लोगों को पता थी कि पहले यहाँ पर मेडिवल टाइम में सुल्तान का टाइम फ्रेम हुआ करता था, तो ये लोग अपने आप को कह सकते थे कि ये लोग सुल्तान ऑफ न्यू सुल्तान, मॉडर्न सुल्तान, न्यू नवाब के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, और ये 1772 के ब्रेकडाउन के बाद चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। अब हम बातें करेंगे कुछ लड़ाइयों के बारे में। दोस्तों लड़ाई वड़ाई हमारे इतिहास का एक पार्ट है, इसको अगर नहीं किया तो यार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। होता क्या है, कुछ लड़ाई है, चाहे वो मैसूर के साथ हो जहाँ पे टीपू सुल्तान आए हो, हैदर अली आए हो, चाहे कह सकते हैं पंजाब सिख वॉर हो, चाहे पंजाब सिंध वॉर हो, सिख वॉर हो, उसी के साथ ही साथ आप लोग अफ़गान वॉर हो, नेपाली, भूटानीज, ये सारी चीज़ें मैं आज करवा करके जाऊँगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। चीज़ों को आराम से समझते जाइएगा, आराम से देखते जाइएगा, जहाँ डाउट हो तुरंत पूछते जाइएगा। नोट्स बनाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, अगर लिख रहे होंगे तो यार मर्ज़ी है आपकी, लिख लीजिए, वैसे सुनते जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली लड़ाई हमारे पास उभर करके ये आती है दोस्तों, एंग्लो मैसूर वॉर होती है, जो कि उसको टाइटल कह सकते द फॉल ऑफ टीपू सुल्तान। इस टाइम में क्या देखा जाता था
कि कृष्ण राजा वडेयर हुआ करते थे, WODEYAR 2, कृष्ण वडेयर 2 हुआ करते थे, जो कि इनका टाइम फ्रेम यहाँ चल रहा था, वो 34 से 66 तक उन्होंने राज किया था। थोड़े टाइम बाद क्या देखा जाता था कि हैदर अली केम इनटू द पावर, और उन्होंने क्या किया था, एक जगह है दिंडीगुल का, DINDIGUL, दिंडीगुल में अपनी जो आर्मी है उसको सेटअप करने की कोशिश की थी। यानी कि 1761 में उसका जो उद्गम है वो हो चुका था, और 1766 तक हमारे जो राजा वडेयर 2 हुआ करते थे उनका टाइम फ्रेम हुआ करता था। इस बीच हो सके कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हों और लास्ट में इनको हार मिल गई हो, जिस वजह से हमारे हैदर अली का टाइम उभर करके आ गया था। इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़े तो चीज़ें कुछ हिसाब से आती हैं कि ही वॉज डिफीटेड बाय द मराठा अंडर माधवराव। क्लियर है, 4 एंग्लो वॉर हुए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हर एक एंग्लो वॉर के बारे में चीज़ें पढ़ा करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट एंग्लो वॉर हमारा 67 से 69 तक हुआ था, और इसमें देखिएगा दोस्तों, आप लोग रीज़न कह लीजिए या फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें कह लीजिए या फिर बैकग्राउंड कह लीजिए, चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने उभर करके आई थी। होगा क्या कि पहली एंग्लो जो मैसूर वॉर हुई थी 67 से 69 तक, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मद्रास देखी गई थी। उसी के साथ ही ब्रिटिश ट्रीटी विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1766 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हैदर। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीज़ें इस हिसाब से हमारे पास चल रही हैं। सेकेंड एंग्लो वॉर जो हमारा हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था, और चीज़ें इस हिसाब से आती हैं कि जो हैदर अली हुआ करते थे दोस्तों, उनको एक हमारे ब्रिटिशर्स के नाम के आगे लोग सर वगैरह लगाते हैं, मैं इनको ये सर की उपाधि नहीं देता हूँ क्योंकि वो लोग सर कहलाने के भी लायक नहीं थे। तो ये आयरे कूट के नाम से एक सर हुआ करते थे, इन्होंने हैदर अली को हरा दिया था। और किस जगह पे हराया था दोस्तों, एक हमारा पोर्ट नोवे करके एक जगह है, यहाँ पर हैदर अली को हरा दिया था। लेकिन दोस्तों हैदर अली की मृत्यु लड़ाई में नहीं हुई थी, हैदर अली की जो मृत्यु है वो 1782 के अराउंड में 1782 के अराउंड में आप कह सकते हैं कि कैंसर से इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद में ये जो लड़ाई है, इट वॉज कंटिन्यूड बाय हिज सन्स टीपू सुल्तान। तो सर याद रखिएगा, हैदर के बाद अब हमारे टीपू भाई आ गए। थर्ड एंग्लो वॉर के बारे में अगर मैं बातें करूं तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से आएगी। 1790 से लेकर के 92 तक की यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम उभर करके आई थी। उसी के साथ ही फोर्थ जो लड़ाई हुई थी 1799 में, टीपू डाइड, मैसूर केम अंडर द सब्सिडरी अलायंस इन 1799। दोस्तों ये सब्सिडरी अलायंस क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या है, ये कह सकते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों आप लोगों को लास्ट में मैं करवा के जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा कि ये एक तरह से जो अलायंस है, अगर कहीं किसी का राजा नहीं हुआ करता है तो ये इन लोगों को हथिया लेते हैं। लैब्स में कहते हैं कि अगर किसी का उत्तराधिकारी, हायर या फिर उत्तराधिकारी हम कहते हैं, वो नहीं होता है तो ये ज़मीन तुरंत ही ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाएगी। अभी के लिए ये समझिए, लास्ट में मैं आप लोगों को करवा करके ही जाऊँगा ये सारी चीज़ें। 1799 में टीपू भाई अपने चले गए थे, और उसके साथ क्या देखा गया था कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत 1799 में ये जितनी इसकी ज़मीन है ब्रिटिशर्स के अंदर में आ गई। टीपू सुल्तान की जो दोस्ती है वो फ्रेंच के साथ काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। ये एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे दोस्तों, क्योंकि इन लोगों की जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी होती गई थी। इसी के साथ अगली जो लड़ाई है दोस्तों, ये चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक लाइन बता रहा हूँ तो उससे 2 या 3 MCQ निकल करके आएंगे दोस्तों। तो चीज़ों को ध्यान में रखते जाइए, किस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं, बस इस पर ध्यान देते जाइए। एंग्लो मराठा की जो लड़ाई है या फिर एंग्लो मराठा स्ट्रगल है, उभर करके आई थी। कुछ इस प्रकार उभर करके आई चीज़ें दोस्तों, ज़रा याद रखिए। आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फ्यू मराठा की, मतलब थर्ड पानीपत की लड़ाई हमारे सामने उभर करके आई थी। उसमें कुछ जो मराठा थे वो उभर करके आए थे, जो कि गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। उसी के साथ ही ये सारे नाम मैंने आप लोगों को पहले करवा रखे थे, मुझे याद आ रहा है। भोसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर और पेशवा ऑफ पुणे। ये कुछ मराठा हमारे सामने उभर करके आते हैं। ये बेसिकली लोकल किंग होते हैं, और ये अपने ही जगह से लड़ते हैं और चीज़ों को रखते हैं। और इन तीनों में, चारों में, पांचों में आपस में जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यार मराठा हैं ये लोग। इसी के साथ ही क्या हुआ गया था दोस्तों, 3 लड़ाई हमारी एंग्लो मराठा वॉर में उभर करके आती हैं। पहली लड़ाई 1775 से 82 तक की चीज़ें आती हैं। यहाँ पर क्या देखा गया था कि यहाँ पर रघुनाथ राव
एक मराठा हुआ करते हैं, उनकी जो ट्रीटी है सूरत में हुई थी और इंग्लिश के साथ उनकी ट्रीटी हुई थी। उसी के साथ ही क्या देखा गया था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर उभर करके आया था। दोस्तों लड़ाई अगर होगी तो लड़ाई का जो एंड है दोस्तों वो ट्रीटी से होता है, वो संधि से होता है। तो ये दोनों लड़ाई भी और संधि भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हमारे सामने उभर करके आया था, जो कि रघुनाथ राव फिर से एक बार उभर करके आए थे। उसी के सामने ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सलबाई के नाम से हमारे सामने 4 ट्रीटी उभर करके इस टाइम में आई थी, वो इन्हीं के अंतर्गत चीज़ें हम डालते हैं। सेकेंड वॉर में हमारे सामने 1803 से लेकर के 1805 तक की चीज़ें आई थी। ट्रीटी ऑफ बसीन का आया था, जो कि 1802 में हुआ था। पेशवा एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, पेशवाओं ने क्या किया था, और पेशवा कहाँ के हुआ करते थे दोस्तों, पी से पी याद रखिएगा, पेशवा से पूना याद रखिएगा। तो ये अगर पेशवा आ रहे हैं और वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट ले रहे हैं, तो अब जो पुणे का भी जो टाइम है ना, पुणे का भी जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाएगा। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, जसवंत राव होलकर। अब होलकर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि होलकर्स वॉज ऑफ इंदौर, तो इंदौर भी आ गया अब हमारे ब्रिटिशर्स के हाथ में। दोस्तों धीरे धीरे करके कह सकते हैं दीमक की तरह हमारे भारत को खाया है इन अंग्रेजों ने। तो जसवंत राव होलकर उभर करके आए थे। ही डिफीटेड इन 1804। थर्ड बैटल के बारे में अगर मैं बातें करूं, 1817 से लेकर के 19 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुणे हुआ करता था विथ पेशवाज, और पेशवा क्या हुआ थे दोस्तों, पुणे के ही बारे में मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया। उसी के बाद ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, जो कि सिंधिया, सिंधिया का स्पेलिंग SIN या फिर SCIN कुछ भी लिखिए, वो अपने हिसाब से। तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, तो अब ग्वालियर का भी जो क्षेत्र है दोस्तों वो अब अंग्रेजों के अंदर आ चुका था। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, पंजाब और सिंध की भी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देश, अगर सिंध की मैं बातें करूं तो 1839 के आसपास में सिंध ने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस पर साइन किया था। और पंजाब की भी बातें करूं तो रणजीत सिंह हुआ करते थे, इनकी दोस्ती ब्रिटिशर्स के साथ हुआ करती थी। इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में साइन किया था। तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस हिसाब से आ रही हैं। कुछ लड़ाई भी हुए थे, जो 2 लड़ाई हमारे सामने उभर करके आए थे। अगर मैं सिख वॉर के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने लड़ाई उभर करके आई हैं। तो अगर फर्स्ट वॉर हुई थी एंग्लो सिख वॉर में, वो 45 से लेकर के 46 तक चीज़ें उभर करके आई थी। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ करता था। आफ्टर सिख लॉस, मतलब जो सिख हार गए थे, इस टाइम में हेनरी लॉरेंस का नाम उभर करके आता है। कश्मीर वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह, वहाँ गुलाब सिंह हो सके कोई लोकल रूलर हुआ करता हो। इस ट्रीटी के बाद में कश्मीर का जो टाइम फ्रेम था वो गुलाब सिंह को बेच दिया गया था। और उसी के साथ ही कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ भैरोवॉल, BHAROWAL, भैरोवॉल का जो ट्रीटी हुआ था, काउंसिल ऑफ 8 सिख सरदार्स फॉर्म्ड। वहाँ पर देखिए ब्रिटिशर्स की एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रिलीजियसली कभी किसी पर जानबूझकर अटैक नहीं किया था। इनको पता था कि यार ये जो पंजाब और सिंध का जो इलाका है, आप कह सकते हैं लाहौर का इलाका है, ये सिखों का इलाका है कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हमें इन फ्यूचर में अगर चीज़ें आगे बढ़ानी है ना, तो हमें इन लोगों को ही अपने अंडर में लेकर के आना पड़ेगा। और जो इन लोगों में से हमारे साथ हैं उन्हें राजा बना देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर लोकली डील काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। अब हर टाइम तो वहाँ की क्वीन आएगी नहीं लड़ने के लिए, बताने के लिए। हर टाइम जो गवर्नर जनरल है वो तुरंत तो इस एरिया में आएगा नहीं। तो पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से संभालने के लिए वहाँ के लोकली जो रूलर हुआ करते थे उनको ये बिठा देते थे। सेकंड के तो इसी हिसाब से 8 सिख के एक सरदार, मतलब 8 सरदारों का एक फॉर्मेशन ग्रुप हुआ था, और इनमें जितनी भी चीज़ें आती थी वो ब्रिटिशर्स के ही अंतर्गत चीज़ें उभर करके आती थी। सेकंड एंग्लो सिख वॉर की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो ये अराउंड 1848 से लेकर के 49 तक चीज़ें उभर करके आई थी। यहाँ पर मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे मुलराज, MULRAG, जो कि गवर्नर हुआ करते थे मुल्तान के। इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, और बाद में क्या देखा गया था कि हमारे शेर सिंह भी होते हैं, वो इन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। ये टाइम हमारे डलहौजी का टाइम फ्रेम हुआ करता है दोस्तों। इसी के सामने शेर शाह हार जाते हैं और सिख आर्मी सरेंडर्ड इन 1849। अब जो सिखों की जो आर्मी है उन्होंने 1849 में लास्ट में आकर के सरेंडर कर दिया। पंजाब केम अंडर द चीफ कमांडर। होता क्या है, ब्रिटिशर्स के रैंक
में से एक आता है ये चीफ कमांडर, और जॉन लॉरेंस बिकम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ। मतलब जो जॉन लॉरेंस हुआ करते हैं ये हमारे पहले पंजाब के कमांडर इन चीफ हुआ करते हैं। तो चीज़ें ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़ाइयों का जो खेल है मज़ा आता है पढ़ने में, और चीज़ें काफ़ी समझने में भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, जहाँ पर भी डाउट हो ना तुरंत मेरे से पूछते जाइए, क्योंकि बाद में आप लोगों को चीज़ें निकल करके आएंगी, लेकिन फिर मैं नहीं होऊंगा बताने के लिए। तो चीज़ें अभी मैं सामने हूँ, चीज़ें अच्छे से बता पाता हूँ। अब देखते हैं क्या ये कुछ लड़ाई हमारे सामने उभर करके आई थी। चाहे मैं कह सकते हैं कि मराठा से शुरुआत करूं, हैदर अली से शुरुआत करूं, आप कह सकते हैं पंजाब सिंध से शुरुआत करूं। अब हमारे साथ देखते हैं कुछ लड़ाइयाँ इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी लड़ा था। इंटरनेशनल लेवल कहने का मतलब क्या, नेशनली तो ये लोगों से लड़ाई कर ही रहे थे, इंटरनल तो चीज़ें कर रहे थे। अब की जो लड़ाई है वो एक्सटर्नल चीज़ें चलती आ रही हैं। कहते क्या है दोस्तों, इनके जो रिलेशन है, रिलेशन के बारे में अगर मैं बातें करूं तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हमारे इंडिया के हुआ करते हैं, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो इनमें जो भी रिलेशन हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा। चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं। एंग्लो भूटानीज रिवोल्यूशन हुआ था, कह सकते हैं रिलेशन कुछ इस तरह से आई थी। 1860 में हमारे सामने ब्रिटिश ऑक्यूपाइड असम फ्रॉम द भूटानीज। फिर उसके बाद 1865 में भूटानीज वर फोर्स्ड टू सरेंडर। क्लियर है दोस्तों, 1860 में पहली बात उन्होंने असम को भूटानीज से छीन लिया था। उसी के साथ ही इन लोगों को 1865 में ज़बरदस्ती सरेंडर करने को बोल दिया गया था, और इन लोगों ने किया भी था। तो ये इतना अच्छा रिलेशन उनके साथ हुआ करता था। इसी के साथ ही एंग्लो नेपाल के बारे में देखे हैं दोस्तों। गोरखा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आज इंडियन आर्मी में भी एक रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गोरखाज वर इन द कंट्रोल ऑफ द नेपाल। उस टाइम में जो गोरखा हुआ करते थे इंडिया के, वो नेपाल के पास हुआ करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, गोरखपुर जो हमारा हुआ करता है वहाँ से जो एक बॉर्डर के तौर पे चीज़ों को, जितने भी गोरखा हुआ करते थे उनको वहाँ से वापस लेकर के आए, जो कि हमारे नेपाल के अंतर्गत आते थे। इसी के बाद क्या देखा गया कि जो वॉर है वो शुरू हो गया था। अब तुम हमारे बंदे को लेकर के जाओगे और हम वापस ना लेकर के आएंगे तो हम किस बात के राजा कहलाएंगे दोस्तों। तो वॉर बिगिंस विद द कैप्चर ऑफ बुटवाल, BUTWAL, एंड स्यूराज, SHEORAJ बाय द गोरखाज, और फिर एंड विद द ट्रीटी ऑफ संगोली, SAGAULI, ट्रीटी ऑफ सगोली उभर करके आई थी। तो ये इतना अच्छा भी रिलेशन नेपाल के साथ भी हुआ करता था। एंग्लो बर्मा रिलेशन देखते हैं दोस्तों। तो बर्मा के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, कुछ इस हिसाब से हमारे सामने लड़ाई उभर करके आ रही है। तो चीज़ें ज़रा ध्यान देते जाइएगा। 1824 से लेकर के 26 तक की चीज़ें आ रही हैं। तो एनेक्स्ड ऑफ द रंगून बाय द ब्रिटिश और ट्रीटी ऑफ यंदबू उभर करके आए थे, YANDABO, और ये 1826 में उभर करके आई थी चीज़ें। फिर अगला जो वॉर हुआ था बर्मा का वो 1852 में हुआ था। ब्रिटिश वांटेड टू एक्सेस द बर्मीज मार्केट, या फिर कह सकते हैं कि बर्मा के मार्केट पर उनका कंट्रोल जो हुआ था वो चाहते थे कि हो, लेकिन नहीं हुआ था। जिस वजह से उन्होंने क्या किया था, बर्मा पर अटैक कर दिया। और डलहौजी उस टाइम में हुआ करते थे, पेगू एक जगह है जिसको हम लोअर बर्मा के नाम से जानते थे, उसको इन्होंने हथिया लिया और ऑक्यूपाई कर लिया। तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों 1885 की। तो 1885 में जो लड़ाई हुई थी, बर्मीज किंग विथ ब्रिटिश फ्रेंच जर्मन इटालियंस। दोस्तों हुआ क्या कि जो बर्मा का जो किंग हुआ करता था उसकी लड़ाई हमारे अंग्रेज के साथ हुई थी। उसमें क्या देखा जाता था, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया और ब्रिटिश टिम्बर कंपनी को हमारे बर्मा भेज करके मार्केट से पैसा कमाते थे। इस हिसाब से क्या देखा जाता था, फ्रेंच, जर्मन और इटालियंस तीनों पावरफुल हो चुके थे। क्योंकि इस टाइम में अगर 1885 के बारे में अगर बताऊं, फिर तो भैया यहाँ पर ओटोमन, बिस्मार्क, हिटलर वगैरह सारी चीज़ें एक उभर करके आ रही थी। तो इन लोगों का यूनिफिकेशन काफ़ी अच्छे से हो रहा था। अगर वर्ल्ड वाइड पर बातें करो तो दे इम्पोज फाइन ऑन द ब्रिटिश टिम्बर कंपनी, इन्होंने टिम्बर कंपनी पर फाइन लगा दिया। तो दोस्तों इनसे जो लड़ाई है वो उभर करके आई थी। और चीज़ें याद रखिएगा, अगर मान करके चलिए आप लोगों से कभी भी सवाल आता है कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, 1885 का जो लड़ाई है उसका सिग्निफिकेंस बताइए। आप लोग तो पहले क्या करिएगा, जो भी लड़ाई होगी उसके बारे में लिखिएगा। उससे पहले रीज़न अगर बताना होगा तो जो इससे पहले लड़ाई हुई थी, इससे पहले 1852 में जो लड़ाई हुई थी, सेकेंड वॉर ऑफ
एंग्लो बर्मन, उसमें जो जो गलतियां रही थी कि पेगु उन्होंने ले लिया था डलहौजी ने, जिसको लोअर बर्मा कहते हैं, इस वजह से इन्हें गुस्सा आया, इस वजह से इन्होंने लड़ाई छेड़ दी। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों आपस में इंटरलिंक करने से चीज़ें काफ़ी अच्छी निकल करके उभर करके आती हैं। चौथी रिलेशन के बारे में अगर बताऊं तो एंग्लो तिब्बतियन रिलेशन हमारे सामने उभर करके आते हैं। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का नाम आता है। ये कर्जन भी काफ़ी बदमाश हुआ करता था। बदमाश कहने का क्या मतलब है दोस्तों, इन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, कह सकते हैं कि जिसको हम लोग दुरंद लाइन कहते हैं, DURAND, इसको अपने घर में बैठे बैठे ऑफिस में एक बस साइन करते ही इंडिया और अफगानिस्तान की चीज़ें अलग अलग कर दी थी। तो इसका भी जो नाम है हमारे हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे पन्नों पर लिखा गया है। इसने क्या किया, 1904 में आते के साथ ही ट्रीटी ऑफ लहसा कर रहा है, LHASA, लहसा ट्रीटी करी। इसमें क्या देखा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा तिब्बत का इलाका है। मैप में एक बार वर्ल्ड मैप पर देखिए तो तिब्बत कुछ इस तरह से हमारे इंडिया के आसपास बसा है। यहाँ पे चाइना है, ऊपर देखा जाए तो रशिया है। तो देखा भाई दोस्तों, देखने की क्या बात है, रशिया भी एक टाइम पर आते आते ना चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत कर चुका था। ये तिब्बत का भी इलाका हो या फिर कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी घुसने की ज़रूरत तो खैर कर नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो चीज़ें इस हिसाब से आई, ये बंदा तिब्बत तक तो पहुँच गया था। तो चीज़ें इसके ही वजह से जो तिब्बत का जो रिवोल्यूशन है वो हुआ करता था, जो कि अगले में देख सकते हैं कि एंग्लो रशियन कन्वेक्शन जो कि 1907 में हुआ था। इसी के साथ ही साथ क्या देखा था, इन लोगों को यार हम नेगोशिएट करते हैं दूध वाले से, हम नेगोशिएट करते हैं सब्जी वाले से, ये लोग नेगोशिएट कर रहे हैं तिब्बत से, ये लोग नेगोशिएट कर रहे हैं लहसा जैसे जगह से। तो रशिया एंड ब्रिटेन विल नॉट नेगोशिएट ऑन तिब्बत। तो तिब्बत का जो इलाका है दोस्तों, हमेशा यहाँ पे मार धाड़ चलता ही रहा था और लास्ट में जाकर के ये इनके ही पाले में आ गया था। तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं। तो अगली जो लड़ाई है, अगला जो रिलेशन है दोस्तों, वो अफगान से है। अफगान से इनकी दुश्मनी पुरानी थी क्योंकि इन लोगों को पता था कि क्रिश्चियन धर्म को हटाने वाले अफगान लोग ही हुआ करते थे, तर्किश लोग, अरब लोग ही हुआ करते थे। तो ये लोग वहाँ से उभर करके आए थे, इनसे भी लड़ाइयाँ हुई थी दोस्तों। बिना लड़ाई के आप कभी सक्सेस हासिल कर ही नहीं पाते। अभी जैसे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये भी एक लड़ाई ही है। कल होके सक्सेस हो गए तो ये जो वॉर है इसके बारे में भी आप लोग सोचते जाइएगा, ये जो जर्नी है। तो लड़ाई हुई अफगान के साथ 2 बार। और यहाँ पर क्या देखा गया था, पहली जो लड़ाई है 1839 से 42 में हुई थी। यहाँ पर क्या एक नाम है, ये दोस्त लिखा हुआ है, DOST, मतलब दोस्त इसका नाम ही हुआ करता था, ये कोई दोस्त नहीं हुआ करता था। दोस्त मोहम्मद एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान, इसको यहाँ का अफगानिस्तान का जो रूलर है वो उभर करके आया था। उसी के साथ ही साथ अगली जो लड़ाई थी 1870 की 1780 तक, यहाँ पर लिटन डिसाइडेड टू इन्वेड अफगान फ्रॉम शेर अली। और उसके बाद क्या देखा गया था, ट्रीटी ऑफ GANDAMAK, गंडामाक हुआ था यहाँ पर। और उसमें क्या देखा गया था, इट वॉज अ ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द याऊब अली। क्लियर है दोस्तों ये सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ क्या देखा जाता था, जो हमारे 2 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया, चीज़ें इस हिसाब से आ रही हैं, जो कि एक फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड। ऑकलैंड अगर देखा जाए तो ये हमारा इंडिया में तो है ही नहीं, ये तो बाहर है, लेकिन इम्पैक्ट अगर बाहर का पड़ रहा है, मतलब चीज़ें अगर बाहर हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे भारत में पड़ रहा है दोस्तों। इसी का जो एग्जाम्पल है ये हमारा ऑकलैंड की जो पॉलिसी है वो दिखाती है। इट वॉज प्रोटेक्ट टू इंडियन बाउंड्रीज फ्रॉम रशियन अटैक। दोस्तों यहाँ पर चीज़ें इस हिसाब से आती हैं, इन लोगों को डर था। मैंने अभी आप लोगों को ये हौच पौच के थ्रू बताया कि किस तरह से रशियन चाहते थे कि हमारे इंडिया में अटैक करें या फिर इंडिया में आए चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इंडिया का महत्व है धीरे धीरे भाई और बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि लोग चाह रहे थे कि अगर इंडिया अगर हथियार लिया ना तो हमारा नाम दुनिया भर में होगा, जिसको अभी कब्जा करके ब्रिटिशर्स लोग बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही क्या हुआ था दोस्तों, ट्री पार्टी वॉज द फॉर्म बिटवीन द सिख और शाह सुजा और ब्रिटिशर्स। 3 लोगों के बीच में हमारा ट्रीटी हुआ था कि ये 3 दोस्त बैठेंगे और रशियन के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। और उस तरफ से हमारे दोस्त मोहम्मद, ये अलग अलग ग्रुप है, ये हमारे कांग्रेस है, ये हमारे बीजेपी है, या फिर ये जो पॉलिटिकल एग्जांपल आज के डेट में देना सबसे बड़ा पाप है दोस्तों, मैं नहीं करूँगा। तो ये एक तरह से टीम 1 है, ये एक तरह से टीम बी है। तो टीम 1 और टीम बी में, यानी टीम ए और टीम बी में सिख, शाह सुजा और ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। दूसरे टीम में हमारे सामने दोस्त मोहम्मद जो कि अफगानिस्तान के राजा हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट रूलर हुआ करते थे। उसके साथ साथ रशिया और प्रशिया हुआ करते थे जो कि बेकरार थे हमारे भारत पर अटैक करने के लिए।
इसी के बाद अगली जो लाइन है जिसका जिक्र मैंने इधर हॉट पॉच में दिया था, ये हमारा दुरंत लाइन हुआ करता है बिटवीन अफगान एंड द ब्रिटिश टेरिटरी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डैट। मतलब कुछ टाइम बाद में जब चीज़ें हमारे पक्ष में आई थी, जब हमारा GOI उभर करके आया था, तो हमने अपने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस को इस तरह से दुरंत लाइन से बांट दिया था कि यार वो ज़मीन अफगानिस्तान की, ये ज़मीन हमारे भारत की। करजन ने चीज़ों को 1899 से लेकर के 1905 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था। पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड द कंसंट्रेशन की चीज़ें हमारे सामने उभर करके आ रही है। तो इसी के साथ ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने चल रही हैं। इसी के बाद ही थोड़ा और मैं आगे बढ़ूँ तो हमारे फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं अब आप लोगों से बातें करना चाहूँगा। जो सब्सिडरी अलायंस की बातें थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये सारी चीज़ें करके जो आज की क्लास है वो मैं एंड करूँगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं 1772 से लेकर के 69 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था। 5 बेसिकली रिलेशन हुआ करता था, मेथड्स हुआ करता था, पॉलिसी हुआ करती थी, मान करके चलिए एक स्कीम हुआ करता था। तो पहली जो पॉलिसी है वो हुआ करती थी रिंग फेंस पॉलिसी बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स एंड इट वाज क्रिएटेड बिटवीन द टाइम 1773 टू 1805, डिफेंडिंग ऑन टेरिटरी बाय क्रिएटिंग बफर जोन आउटसाइड द सराउंडिंग टेरिटरी। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पहला जो था वो अवध में किया था, मैं अब ये खत्म करके फिर आप लोगों को समझाता हूँ। अवध एक्ट एज द बफर जोन अगेंस्ट द अफगान इन इन्वेजन एंड द मराठा अटैक। एक एरिया है हमारे पास अवध का, बफर जोन कहने का क्या मतलब है दोस्तों, ये एरिया एक तरह से पूरा का पूरा फोर्टिफाइड हो गया। मतलब इसके आसपास में जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो चीज़ें हैं, वो हमारे परमिशन के बिना यहाँ नहीं आ सकते। और ये भी बेसिकली देखा क्या जाता है, जो वहाँ के मराठा रूलर हुआ करते हैं उनसे बचने के लिए, अफगान के जो रूलर हैं उनसे बचने के लिए ये सारी चीज़ें उभर करके आती हैं। इसी के साथ सब्सिडरी अलायंस की बातें हो रही हैं। 1798 से लेके 1805 तक की बातें हमारे सामने हो रही हैं। ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जो भी चीज़ें हैं, सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब है दोस्तों, अगर मान करके चलिए ये एरिया अवध का है, अवध का एरिया है, पहली बात यहाँ पर अगर फोर्टिफिकेशन हो रहा है दोस्तों, तो चीज़ें याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पर आर्मी बैठेगी, आसपास अंदर बाहर हर जगह आर्मी होगी। एक जो रूल होगा वो भी आर्मी का ही होगा। तो यही सेम चीज़ है दोस्तों, आर्मी का जो रूल है वो उभर करके आता है। एक तरह से एक एग्जांपल मान सकते हैं कर्फ्यू, जो आज के डेट में हम जानते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें हो रही हैं। और ये लॉकडाउन कर्फ्यू नहीं दोस्तों, ये मिलिट्री कर्फ्यू की मैं बातें कर रहा हूँ, जो एयरलिफ्ट मूवी में की गई थी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, कुड नॉट कनेक्ट एनिमीज फॉर मेकिंग पीस, मतलब ये आसपास में इसके अटैक करने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते। और यहाँ का जो एरिया का खर्चा पानी है वो वहाँ के लोकल रूलर देंगे। इट वॉज पेड बाय द लोकल्स, मतलब जितने भी टैक्स है, जितने भी आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, वो सब वहाँ के लोकल ही हमें देंगे। अवध वॉज द फर्स्ट टू कम, साइंड बाय द नवाब ऑफ अवध, और उसी के साथ ही साथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद की बातें हमारे सामने उभर करके आ रही हैं। तो इट वॉज साइंड बाय द नवाब ऑफ अवध, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो चीज़ें ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारे सामने चीज़ें इस तरह से आ रही हैं। अवध के बारे में अगर इम्पोर्टेंस आएगा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अवध, तो दोस्तों आप एक चीज़ उसमें यह भी आप बता सकते हैं कि रिंग फेंस पॉलिसी बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स। ये रिंग फेंस का मतलब आप लोग फेंसिंग जानते होंगे कि एक हम ग्राउंड को फेंस कर रहे हैं, मतलब बॉर्डर घेर रहे हैं। तो चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने आ रही हैं। उसी के साथ ही साथ ये भी अवध में हुआ था पहली बार, सब्सिडरी लाइन्स भी पहली बार हुआ था। तो इट वॉज साइंड बाय द, ये सब्सिडरी लाइन्स की बातें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ कुछ जो राजा है, शासक हैं, उन्होंने जो साइन है उसको किया था। नवाब ऑफ अवध हुआ करते थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ तंजौर, पेशवा हुआ करते थे, भोसले ऑफ बेरार हुआ करते थे, सिंधिया राजपूत स्टेट्स, रूलर ऑफ भरतपुर, होलकर्स हुआ करते थे। इसके बाद आता है एक थोड़ा सा फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में दोस्तों चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आती हैं। अगर किसी एरिया का कहते हैं इट वॉज द वर्जन 2, इट वॉज द 2.0 ऑफ रिंग एंड फेंस पॉलिसी, या लिखा होगा इट वाज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रिंग एंड फेंस पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहने का क्या मतलब है दोस्तों, 48 से 56 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं। किसी भी स्टेट का अगर उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो स्टेट ऑटोमेटिकली जो ब्रिटिशर्स हैं उसके अंतर्गत आ जाएंगी। और जो स्टेट्स अनाउंस हुए थे वो 17 हुआ था 48 में, जैतपुर हुआ था 49 में, संभालपुर हुआ था 49 में, भगत हुआ था 50 में, उदयपुर हुआ था 52 में, झांसी 51 में, और उसके बाद ही
जो हमारा नागपुर है वो 54 में, चीज़ें इस हिसाब से आई थी। अब ये देख लीजिए दोस्तों, हम इतिहास को कितनी जल्दी पढ़ रहे हैं, लेकिन झांसी की रानी या फिर झांसी की जितनी भी कहानी हुआ करती थी, या फिर सतारा की लड़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी चीज़ें डेप्थ में अगर जाएंगे तो बहुत ही निकल करके आएंगी। मुझे लगता है एक क्लास कम पड़ जाएगा अगर मैं हिस्ट्री ऑफ झांसी पर बताने लग जाऊं। तो खैर वो जो रेलिवेंट और क्वालिटी और सिंप्लीफाइड की जो चीज़ें हैं दोस्तों, अभी हमें उसको फॉलो करना है। हमारे यूपीएससी अखाड़ा का एकमात्र एक मोटो है, तो चीज़ों को इस हिसाब से रखना है। चीज़ें बहुत हैं दोस्तों, पीएचडी अगर करने के लिए बैठिएगा तो कभी आइए मेरे साथ में, इतनी मोटी मोटी किताब आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो सब एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है दोस्तों, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के बाद हमारे नाना साहेब ने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद में उन्होंने एक सन अडॉप्ट कर लिया था, जो कि एडॉप्टेड सन ऑफ मराठा, जिसका नाम पेशवा बाजी राव टू हुआ करता था। और बट इट वॉज डिनाइड बाय द ब्रिटिशर्स कि यार गलत है, ऐसे थोड़ी ना होगा कि कहीं से भी अडॉप्ट कर लिया और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ साथ क्या कहा जाता है, नाना साहेब का जो पेंशन है वो भी हटा दिया गया जाता है। ये इन लोगों ने पेंशन पर भी काम किया था कि चलो यार, हमारे एक जो शासक हुआ करते थे वो हमारे अंतर्गत रहते थे और उन्होंने अच्छा काम किया था, अब हमें और हम उनकी फैमिली को एज अ पेंशन या तो मन किया तो किंगडम देंगे, मन किया तो एक एरिया देंगे, मन किया तो पैसे देंगे। तो ये पेंशन की भी जो पॉलिसी है ना दोस्तों, कोई कई कुछ इस हिसाब से हमारे सामने उभर करके आई है। इसी के साथ ही वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दोस्तों, 1800 हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, 1857 की लड़ाई में सबसे पहली बात, कभी भी जब कॉजेज़ के बारे में मैं बातें करूंगा तो चीज़ें इस हिसाब से आएंगी कि जो कॉजेज़ होंगे कि यार ये आखिर लड़ाई हुई क्यों, अब क्यों नहीं होगी यार, एक टाइम बाद अगर गुब्बारे में हवा डालते रहो एक टाइम बाद फटेगा ही। तो वही 1857 की लड़ाई थी दोस्तों, इतने सारे प्रेशर आए थे, इतनी सारी चीज़ें आई थी, तो यार हम इंडियन बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम भी चीज़ों को जान रहे हैं। तो इट वॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट वॉज द मिस रूल। एक और रीज़न है हमारे 1857 की लड़ाई का कि मिस रूल ऑन अवध। अब क्योंकि यार अवध में देखिए कोई भी अलायंस हो रही है, कोई भी पॉलिसी हो रही है, बेचारा अवध ही पिस रहा है सबसे पहले, तो इन सब जितने पावर हैं उसका मिसयूज होने की शुरुआत देखी गई। उसी के साथ ही लैटिन एंड द पॉलिसी ऑफ द प्राउड रिजर्व कहने का क्या मतलब है दोस्तों, ये एक कह सकते हैं एक पॉलिसी उभर करके आई थी जिसका टाइम फ्रेम हमारा 76 से लेकर के 87 तक 1870 तक चीज़ें उभर करके आई थी, फॉर मेंटेनिंग साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड द सेफ गार्डिंग। इसका मतलब क्या है, स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, तो मतलब बॉर्डर वगैरह को सील करने के लिए, रखने के लिए सेफ गार्ड की जो भी चीज़ें दर्शाई गई थी वो हमारे इस पॉलिसी में आती हैं कि इट वॉज द प्राउड रिजर्व। फिर उसके बाद ही जॉन लॉरेंस एंड द पॉलिसी ऑफ द मास्टरली इन एक्टिविटी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 64 से लेकर के 69 तक की बातें हो रही हैं, इसमें चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इट वॉज द रिएक्शन टू द फर्स्ट अफगान वॉर ड्यू टू फ्रंटियर प्रॉब्लम, क्योंकि अफगान पैशन फॉर द इंडिपेंडेंस। दोस्तों लोगों को ये आइडिया लग गया था कि यार ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हमारे लोग नहीं हैं, हमें इनको मार के हटाना है और हमें अपनी आज़ादी पाना है। तो जो हमारी लड़ाई हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर अफगान के साथ में, वो इसका मेजर कॉज रहा हो, और इट वॉज कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ द मास्टरली इनएक्टिविटी एंड इट वॉज हेल्ड बिटवीन द 1864 टू 69। इसी के साथ ही कंडीशन क्या था इनमें कि जो भी पीस होगा वो फ्रंटियर पर मेंटेन रहेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की क्लास में। हमने जो टॉपिक है कंसोलिडेटेड एंड द एक्सपेंशन पावर ऑफ ब्रिटिशर्स पावर इन इंडिया को देखा, किस हिसाब से जितनी भी लड़ाइयाँ थी, एंग्लो वॉर, कह सकते हैं एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो हैदर अली या फिर मैसूर वॉर, या फिर उसके साथ ही जो भी लड़ाई हैं, ये सब देखते के साथ ही आज की क्लास में हम लोगों ने सब्सिडियरी अलायंस को भी देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी देखा। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लिमिटेड वे में मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाहर एक आध क्वेश्चन अगर आ गए तो आ गए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही क्या करेंगे, अब ज़रा मुझे ये बताइए किसी के मन में कोई सा डाउट है या नहीं, कहीं भी चीज़ें समझ आई या फिर नहीं, क्योंकि ये जो क्लास है ये आज की ख़त्म हो चुकी है।